Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 7th of July 2021. तो 7 जुलाई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ यू फॉर नॉट मेकिंग द वीडियोज़ फॉर द लास्ट 6 days. मैं नहीं बना पाया वीडियोज़ ड्यू टू सम वेरी अर्जेंट मैटर्स विच आई नीडेड टू सॉर्ट आउट एंड many good news are there, but I will be telling you about these later, and I'm very sorry for not informing you also. But from now on, we will be continuing with the analysis. I got so many messages from you. बहुत सारे आप लोगों ने मैसेज भी किया था. I'm sorry, I was not able to reply to any one of you. But I know you people feel for us. You people worry for us. So keep doing that. Keep loving us. Keep loving us like that only, and we will not be disappointing you again. I will try to cover all the important news analysis जो भी इतने 6 दिनों में हुए हैं. मतलब मैं खुद ने न्यूज़पेपर मैंने नहीं पढ़ा था पिछले 6-7 दिनों का. अदरवाइज अगर मैंने पढ़ लिया होता तो मैं ज़रूर आपको पढ़ाता. बट नाउ आई विल रीड देम वंस अगेन, एंड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है विच यू शुड नो वो आपको मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा. ठीक है ना. नोट्स मैं नहीं प्रोवाइड कर पाया इन 6 दिनों में, तो उसके लिए भी सॉरी, बट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेरी सून. चलिए फिर आज का स्टार्ट करते हैं न्यूज़ एनालिसिस विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देखने हैं. पहला सवाल है पंचमूली लेक. पंचमूली लेक समटाइम सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड नियर. पंचमूली लेक इनमें से न्यूज़ में थी, इनमें कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन आर ए भाखड़ा नंगल, बी सरदार सरोवर, सी नागार्जुन सागर, या डी कृष्णा राजा सागर. क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फ्लाई ऐश. फ्लाई ऐश के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स और बैग फिल्टर्स. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इट्स केमिकल कंपोजिशन इंक्लूड्स कैल्शियम सिलिकेट्स, कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट. तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन. क्वेश्चन नंबर 3 इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. ऑप्शंस आपके सामने हैं उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश एंड बिहार. लेट मी टेल यू द आंसर्स. पहला जो क्वेश्चन है पंचमूली लेक, वो कहाँ किसके पास है? तो वो सरदार सरोवर डैम के पास लोकेटेड है. याद रखिएगा, बी विल बी द आंसर फॉर दैट. फ्लाई ऐश के रिगार्डिंग दोनों ही स्टेटमेंट सही है. इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स. याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का यूज किया जाता है. एंड केमिकल कंपोजिशन कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट ही होता है. तीसरा सवाल था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका बिहार में. तो प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 क्वेश्चंस. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप लोग लिखने का ट्राई करिएगा. कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत आप ज़रूर लिखिएगा, इसमें कमेंट करिएगा. पहला आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है मेंटल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन इन इंडिया नीड्स स्पेशल फोकस. जो मेंटल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन है इंडिया में, उसको स्पेशल फोकस की ज़रूरत है. व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव द स्टेटस एंड कंडीशन ऑफ मेंटल हेल्थ केयर इन इंडिया. क्या किया जा सकता है कि मेंटल हेल्थ केयर का जो स्टेटस है वो इंडिया में इम्प्रूव हो? व्हाट कैन बी डन. आपको सजेशंस देने हैं अपनी तरफ से कि क्या किया जा सकता है. ठीक है ना. तो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आप ज़रूर पॉइंट दीजिएगा. और प्लीज़ कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, क्योंकि मुझे पता है व्यूज़ बहुत कम हो गए होंगे अभी. मैंने 6 दिन से वीडियो भी नहीं बनाया, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप वीडियोज़ को लाइक करें एंड वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिए, है ना, ताकि जो भी लॉस्ट ऑडियंस है हमारी वो वापस हमारे पास आ जाए. एंड दिस इज़ द थिंग वेयर आई नीड योर हेल्प. ठीक है ना. आगे देखते हैं आज के प्रीलिम्स फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स में. सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ड्राफ्ट एंटी ट्रैफिकिंग बिल 2021. तो एक बिल आया है, एंटी ट्रैफिकिंग बिल आया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ने इसको इनवाइट किया, इनिशिएट किया है. और उन्होंने सजेशंस भी मांगे हैं, कमेंट मांगे हैं पब्लिक से कि यह बताइए आपकी ट्रैफिकिंग इन पर्सनस के लिए प्रिवेंशन, केयर एंड रिहेबिलिटेशन. जो ट्रैफिकिंग होती है ना लोगों की, जैसे बच्चों की होती है, कई बार लड़कियों की होती है ना, बेगार लेबर के लिए ट्रैफिकिंग होती है. तो इस ट्रैफिकिंग का प्रिवेंशन, इस ट्रैफिकिंग का केयर और इस ट्रैफिकिंग का रिहेबिलिटेशन, ट्रैफिकिंग में जो फंसे हुए लोग हैं उनका रिहेबिलिटेशन, ये सारी चीज़ें इस बिल के अंतर्गत है. ठीक है ना. तो बेसिकली ये पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुका था, 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था. तब वो लोकसभा में पास भी हुआ था, जबकि वहाँ पे काफ़ी इसका अपोजिशन हुआ था. बट ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया था. तो ये एक अटेम्प्ट किया गया है एंटी ट्रैफिकिंग बिल 2021 में. अब व्हाट आर द पॉइंट्स अंडर दिस. तो
कुछ अफेंडर्स के बारे में इसमें लिखा गया है. सो द स्कोप ऑफ द बिल विज ऑफेंडर्स विल इंक्लूड डिफेंस पर्सनल्स एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ और एनीवन इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी. तो जो भी व्यक्ति पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे है उन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाएगा. ठीक है ना, टाइप्स ऑफ ऑफेंडर्स में इसमें इनके लिए ये रखा गया है. फिर अगला पॉइंट है, देखो पेनल्टी क्या है कि इन मोस्ट केस ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, स्पेशली इन द केस ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन वन चाइल्ड, द पेनल्टी इज नाउ लाइफ इम्प्रिजनमेंट. तो अब चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस में अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं जैसे, तो पेनल्टी जो है इट्स नाउ लाइफ इम्प्रिजनमेंट. वाइल द पेनल्टी विल होल्ड अ मिनिमम ऑफ 7 years विच कैन गो अप टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years एंड अ फाइन ऑफ अप टू ₹5 लाख. तो एक अगर ज़्यादा से कम के लिए बच्चे हैं, मगर अगर एक बच्चा ही है तो पेनल्टी जो है मिनिमम 7 से 10 साल तक की रहेगी इम्प्रिजनमेंट, एंड फाइन जो रहेगा लगभग 5 लाख रुपए तक का रहेगा. ठीक है ना. और कुछ जो हीनस क्राइम्स है या डिग्री या इंटेंसिटी ऑफ क्राइम्स को देखते हुए अगर आपको कोर्ट को लगता है कि ज़्यादा हीनस हो गया है, ज़्यादा डिग्री में है ये, तो पेनल्टी जो है डेथ पेनल्टी भी हो सकती है. अब डिफिनीशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, डेफिनीशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्या है? इस बिल के अकॉर्डिंग जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको डिफाइन किया गया है टू इंक्लूड एट अ मिनिमम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन ऑफ अदर्स और अदर फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूडिंग पोर्नोग्राफी. तो किसी भी फॉर्म का प्रोस्टिट्यूशन या किसी भी फॉर्म का एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूडिंग पोर्नोग्राफी, ये सब इसके अंतर्गत इंक्लूडेड है एक्सप्लॉयटेशन के डेफिनेशन के अंतर्गत. फिर इसके अंतर्गत फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन भी है, मेंटल एक्सप्लॉयटेशन भी है, ऑर्गन रिमूवल है, इलीगल क्लिनिकल ड्रग ट्रायल है, इलीगल बायोमेडिकल रिसर्च है. ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी. विक्टिम्स कौन कौन से कवर्ड हैं? तो बिल जो है वुमेन को, चाइल्ड को विक्टिम्स के रूप में, नाउ ट्रांसजेंडर्स को भी विक्टिम के रूप में, या जो सर्वाइवर्स हैं ऑफ ट्रैफिकिंग उन सबको इंक्लूड करता है. ठीक है ना. तो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दैट. तो ये आपको याद रखना है. इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अगर हम बात करेंगे तो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शैल एक्ट एज द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी फॉर दिस. तो एनआईए विल बी द कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी फॉर दिस. तो ये भी आप याद रखेगा, एंटी ट्रैफिकिंग बिल. अब दूसरी जो न्यूज़ है वो है सर चेट्टूर शंकरन नायर के लिए. सर चेत्तूर शंकरन नायर. तो अभी हुआ क्या है, क्यों न्यूज़ में है ये? क्योंकि रिसेंटली एक फिल्म मेकर उन्होंने बोला है कि वो बायोपिक बनाएंगे सर चेत्तूर शंकरन नायर की, हु वॉज एन acclaimed लॉयर एंड जज इन द मद्रास हाई कोर्ट एंड वन ऑफ द अर्ली बिल्डर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत पहले से ये रहे. और सर चेत्तूर शंकरन नायर के बारे में बताऊँ कि ही वॉज बॉर्न इन 1857. याद रखिएगा, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ 1857 में. एंड ही बिलोंग टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली एंड हिज ग्रैंड फादर वॉज एम्प्लॉयड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे. देन इसके अलावा काफ़ी की पोजीशंस भी उन्होंने होल्ड की, जैसे कि 1897 में ही बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी इन द हिस्ट्री ऑफ द पार्टी टिल देन. तो उस समय तक की हिस्ट्री के 1885 से 1897 की हिस्ट्री के सबसे यंगेस्ट आईएनसी प्रेसिडेंट थे वो. एंड द ओनली मलयाली टू होल्ड द पोस्ट एवर. ही वॉज द ओनली मलयाली टू होल्ड द पोस्ट एवर. याद रखेगा. एंड दिस वॉज इन 1897. ठीक है ना, इसको याद रखेगा. इसके अलावा इन 1908 ही वॉज अपॉइंटेड एज अ परमानेंट जज इन द मद्रास हाई कोर्ट. 1902 में लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड हिम एज द मेंबर ऑफ द रेली यूनिवर्सिटी कमीशन. जो रेली यूनिवर्सिटी कमीशन बनी थी उसके मेंबर भी थे. 1904 ही वॉज अपॉइंटेड एज कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर बाय द किंग एम्परर. एंड इन 1912 ही वॉज नाइटेड. नाइट की उपाधि उनको दी गई थी. ठीक है ना. एंड 1915 में ही बिकेम द पार्ट ऑफ द वाइस रॉयस काउंसिल एज वेल. याद रखिएगा. अगली जो न्यूज़ है वो आर्कटिक्स लास्ट आइस एरिया. आर्कटिक का लास्ट आइस एरिया, इसके बारे में बता दूं. सो अ पार्ट ऑफ आर्कटिक्स आइस, जिसको कहा जाता है लास्ट आइस एरिया, आर्कटिक में ही एक पार्ट है जिसको कहा जाता है लास्ट आइस एरिया. इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द ग्रीनलैंड. तो इसको नॉर्थ ऑफ ग्रीनलैंड में लोकेटेड है. इट हैज़ मेल्टेड बिफोर एक्सपेक्टेड. तो हुआ ये है न्यूज़ में क्यों है, जो लास्ट आइस एरिया है. पहला फैक्ट तो आपको क्या याद रखना है कि लास्ट आइस एरिया कहाँ का है, आर्कटिक का एरिया है. दूसरी चीज़ लोकेशन कहाँ पर है, तो नॉर्थ ऑफ ग्रीनलैंड हो गया. नाउ इट हैज़ मेल्टेड बिफोर एक्सपेक्टेड, मतलब जो एक्सपेक्टेड डेट थी उससे काफ़ी पहले ये मेल्ट हो चुका है. एंड हैड बिलीव्ड दिस एरिया वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू वाइथस्टैंड द ग्लोबल वार्मिंग. ऐसा माना जाता था कि ये एरिया जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये ग्लोबल वार्मिंग को झेल जाएगा. लेकिन ये अपने जो ड्यू डेट थी इसके मेल्टिंग की, उससे काफ़ी पहले ही ये मेल्ट हो गया है.
बात करेंगे लास्ट आइस एरिया की, तो इन एन आर्टिकल 2015 में एक आर्टिकल आया था नेशनल ज्योग्राफिक में, जिसने क्लाइमेटिक प्रोजेक्शंस दिए थे कि टोटल डिसअपियरेंस या डिसअपियरेंस ये लास्ट आइस एरिया का कब तक हो पाएगा। तो जो ये लास्ट आइस एरिया का था वो 2040 का माना जा रहा था कि जो लास्ट आइस एरिया है वो 2040 में मेल्ट आउट होगा। लेकिन इट इज़ द मतलब कि ये माना जा रहा था कि इट इज़ अ प्लेस विच कैन विदस्टैंड द ग्लोबल वार्मिंग, बट एक्चुअली में 2040 से काफ़ी पहले यानी कि 2021 में ही ये लगभग मेल्ट आउट हो चुका है। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। तो ऐसा माना जा रहा था कि कनाडा एंड ग्रीनलैंड की जो आइस है काफ़ी विथस्टैंड करेगी, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। इट हैज़ स्टार्टेड मेल्टिंग, ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है। एंड वर्ल्ड वाइड फंड का क्लेम है दैट WWF कनाडा वाज द फर्स्ट टू कॉल दिस आइस एरिया द लास्ट आइस एरिया। तो WWF ने इसको लास्ट आइस एरिया कहा था, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अगला जो न्यूज़ है वो है इंडियन आर्मी का एक मेमोरियल बनाया जा रहा है इन इटली। तो याद रखिएगा अभी रिसेंटली विजिट हुई थी इंडियन आर्मी चीफ की इन द इटली यूके रीजन, एंड वहाँ पर इंडियन आर्मी का मेमोरियल बनाया जाएगा इटली के कैसीनो नाम की जगह में। कैसीनो देयर इज़ अ प्लेस इन इटली, वहाँ पर विच इज़ 140 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम रोम, वहाँ पे एक इंडियन आर्मी का मेमोरियल बनाया जा रहा है। तो ये थोड़ा रिसेंटली न्यूज़ है, आप याद रखिएगा। इंडियंस का एक वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है इन द इटली रीजन। क्यों बनाया जा रहा है? बिकॉज ऑफ देयर सेक्रीफाइस एंड बिकॉज ऑफ देयर हेल्प इन द वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय में काफ़ी ज़्यादा लगभग 3100 कॉमनवेल्थ सर्विसमैन हु टुक पार्ट इन द एफर्ट्स टू लिबरेट इटली इन द वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के समय इटली को लिबरेट करने के लिए लगभग 3100 कॉमनवेल्थ सर्विसमैन ने पार्ट लिया था, उसमें इंडियंस बहुत सारे थे, एंड फॉर देम दिस वॉर मेमोरियल इज बीइंग सेट अप, ठीक है ना। 900 इंडियन सोल्जर्स आर इंक्लूडेड इन दिस मेमोरियल। तो 900 इंडियन सोल्जर्स में कम्मेमोरेट किए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इटली के वर्ल्ड वॉर 2 के समय, तो उस समय बेनिटो मसोलिनी का नाम आपने सुना होगा। बेनिटो मसोलिनी इटली में था, जिसने कि नाजी जर्मनी के साथ एक मतलब पैक्ट कर लिया था एंड एलाइज के अगेंस्ट वो वॉर लड़ा था लगभग 1939 से 1945 तक, जब तक ये वॉर चला था। 43 में मसोलिनी को ओवरथ्रो कर दिया गया। इटली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। 1943 में मसोलिनी को ओवरथ्रो किया गया एंड इटली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। इन्वेजन ऑफ इटली बाय द एलाइज कोइंसाइडेड विद द आर्मिस्टिस दैट वाज मेड विद द इटालियंस। तो यहाँ पे एलाइज यहाँ पे एंटर भी कर चुके थे, फिर आर्मिस्टिस हुआ जब वहाँ पे मसोलिनी ओवरथ्रो हुआ और जर्मनी के अगेंस्ट वो आ गया, है ना, यहाँ पे याद रखिएगा। और इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था इन द वर्ल्ड वॉर 2। इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था इन द वर्ल्ड वॉर 2। अगर हम बात करें तो ये एक मेंस का क्वेश्चन भी हो सकता है कि एक्सप्लेन द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है ना, ये हो सकता है क्वेश्चन। अब आप सबको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय काफ़ी ज़्यादा इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था। इंडियन आर्मी वॉज द लार्जेस्ट वॉलेंटियर फोर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के समय सबसे बड़ी जो वॉलेंटियर फोर्स थी वो इंडियन आर्मी की थी, और 2.5 मिलियन मतलब कि लगभग 25 लाख इंडियन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था इन द वॉर, 25 lakhs। एंड दीज टू फॉट द एक्सेस पावर्स। जो एक्सेस पावर्स थे उस समय जर्मनी, इटली एंड जापान। एक्सेस और एलाइज याद रखना, एलाइज में आपका इधर फ्रांस और ब्रिटेन और ये वाली पावर्स थी, और जो आपकी एक्सेस पावर्स थे उसमें जर्मनी, इटली एंड जापान आता है। तो जर्मनी, इटली, जापान जो एक्सेस फोर्सेस थे वो एलाइड फोर्सेस के साथ वॉर पे थे, ठीक है ना। एंड 1945 में जो एलाइज था वो जीत गए एंड इटली को फिर लिबरेट किया गया। इटली लिबरेटेड माना गया क्योंकि बीच में 1943 में मसोलिनी जब ओवर पावर किया गया, हटाया गया, उसके बाद इटली जो है वो जर्मनी के अगेंस्ट आ गया था, ठीक है ना। ये थोड़ा इसकी चीज़ें हैं। अगली जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निपुण भारत प्रोग्राम। तो निपुण भारत प्रोग्राम देख लीजिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ने लॉन्च किया है, यानी कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसका प्रोग्राम है निपुण भारत। इट हैज़ लॉन्च दिस नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। मतलब कि दो चीज़ें इसमें की हैं, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग प्लस आपका न्यूमरेसी। मतलब कि जो आपके थर्ड तक के बच्चे हैं, थर्ड क्लास तक के बच्चे हैं, उनको प्रॉपर इंग्लिश रीडिंग आनी चाहिए, रीडिंग, और उसको समझने की ताकत आनी चाहिए। दूसरी चीज़, उनके अंदर बेसिक न्यूमरेसी, प्लस माइनस, प्रोडक्ट और डिवाइड, ये सारी चीज़ें जो बेसिक न्यूमरेसी, ये सारी चीज़ उनको आनी चाहिए। सो इस निपुण भारत का मेन एम क्या है? इट एम्स एट इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड इन द कंट्री नेसेसरली अटेन्स फाउंडेशनल लिटरेसी। पहली चीज़ तो ये कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी मानी जाती है, यानी कि पढ़ना, रीडिंग,
अंडरस्टैंडिंग एंड मैथमेटिक्स। ये बेसिक लिटरेसी फाउंडेशनल आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको एक और चीज़ आनी चाहिए कि आप ये समग्र शिक्षा के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया गया है। जो ये प्रोग्राम है निपुण भारत, वो समग्र शिक्षा के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। और जो एज ग्रुप है बच्चों का, वो 3 to 9 ईयर्स का एज ग्रुप लिया गया है। एज ग्रुप ऑफ 3 to 9 ईयर्स, मतलब 9 ईयर्स के पहले तक। 9 ईयर्स का मतलब होता है कि 3rd क्लास तक के बच्चों का, इसलिए मैंने 3rd क्लास तक के बच्चे बोले हैं। तो क्लास 3 तक के बच्चों का ये है। एंड ये बेसिकली काफ़ी यूनिक एक गोल है इस मिशन का, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। काफ़ी यूनिक मिशन है इस गोल का, इस प्रोग्राम का, इसको याद रखिएगा। और इसमें एक टारगेट्स लिस्ट बनाई गई, यानी कि लक्ष्य सूची बनाई गई है अंडर दिस प्रोग्राम। और जो ये टारगेट्स हैं इसी के अंदर बेस्ड हैं। एंड ये एनसीईआरटी और जो ओआरएफ स्टडीज़ प्रोग्राम ने, उन्होंने ये टारगेट्स डेवलप किए हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने ये प्रोग्राम डेवलप किए हैं। अब कल की न्यूज़ एक इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी गवर्नर्स चेंज किए गए हैं, है ना। एंड यहाँ पे थावर चंद गहलोत जो हैं, ही विल बी द गवर्नर ऑफ कर्नाटका। हरि बाबू ब्रह्मपति, ही विल बी द गवर्नर ऑफ मिजोरम। PS Sridharan Pillai will be the governor of Goa. Satyadev Narayan Arya will be the governor of Tripura. Ramesh Bais will be the governor of Jharkhand. Bandaru Dattatreya, he will be the governor of Haryana. Mangu Bhai Chhagan Bhai Patel will be the governor of Madhya Pradesh. एंड राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर विल बी द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इनको याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट PCS में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखेगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू द मैप ऑफ द डे। अब आज का जो मैप मैंने लिया है वो आप देख सकते हैं कि ये है कॉन्सुलेट्स एंड एम्बेसी। जो इंडिया की कॉन्सुलेट्स हैं या इंडिया की एम्बेसी हैं अफगानिस्तान की, उनका ये मैप है। मैं आपको ये सारी एम्बेसीज दिखाना चाहता हूँ क्योंकि रिसेंटली बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है एम्बेसी का, और आपसे लोकेशंस भी पूछी जा सकती है, मैप में भी मार्क करने के लिए पूछा जा सकता है, या ओवरऑल आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आप मैप देख पा रहे हैं तो ये अफगानिस्तान है, बीच में जो व्हाइट रीजन है ये पूरा अफगानिस्तान है, और यहाँ पे इंडियन एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स जो कि अफगानिस्तान में लोकेटेड, उनके नाम लिखे गए हैं। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं ईस्टर्न साइड से, तो ईस्टर्न साइड में जलालाबाद, सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट है वो है जलालाबाद एम्बेसी। सबसे ईस्टर्न मोस्ट कौन सा, इंडिया के क्लोजेस्ट कौन सी है, जलालाबाद है, सबसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद जो आती है वो है काबुल की एम्बेसी आती है, तो जलालाबाद देन काबुल की एम्बेसी आती है। फिर और इसके इधर जाएंगे ये तो आएगा मज़ार शरीफ, इसको याद रखिएगा, मज़ार शरीफ, दैट इज द थर्ड वन। जलालाबाद पहली है, काबुल की दूसरी दिख रही है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम जा रहे हैं, मैं आपको ईस्ट से वेस्ट का ऑर्डर बता रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट कुछ भी आ सकता है, नॉर्थ टू साउथ का भी ऑर्डर आ सकता है, या फिर लोकेशंस पूछ सकता है, तो ये लोकेशंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। जलालाबाद सबसे ईस्टर्न मोस्ट है, फिर आपने काबुल की देख ली, फिर आपने मज़ार शरीफ देख ली, फिर आपने कंदहार देख ली। द कंदहार इज द नेक्स्ट वन, जो थोड़ा और वेस्ट जाएंगे तो कंदहार मिलेगा। देन लास्ट आपको जो वेस्टर्न मोस्ट है वो हेरात की मिलेगी, हेरात एम्बेसी। तो ये आप 5 एम्बेसीज के नाम याद रखिए, जलालाबाद, काबुल, मज़ार शरीफ, कंदहार और लास्ट में हेरात आपको दिख रहा होगा। अफगानिस्तान यहाँ पे देखो तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पे ईरान के साथ बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर, इधर इंडिया के साथ भी बॉर्डर है, ये आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये आपको कुछ लोकेशंस याद रखने, जलालाबाद, काबुल, देन कंदहार, देन इसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे मज़ार शरीफ, एंड देन लास्ट वन इज़ हेरात। तो इस इन सारी एम्बेसीज का नाम याद रखिएगा। दूसरा इसी से मिलता जुलता एक और मैप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इंडिया के कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे देख लो, जो ये हेरात वाली जगह है, ये हेरात है ना, हेरात जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, वहाँ पे सलमा डैम बनाया था इंडिया ने। सलमा डैम जो बनाया था इंडिया ने, वो हेरात वाले रीजन में बनाया था। तो ये आपको प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखा दिया, दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आपको ये जरांज दिख रहा है, जरांज देलाराम जो है, ये यहाँ पे मतलब ईरान से अफगानिस्तान जब आप आते हैं, ईरान से अफगानिस्तान, तो मैंने बताया था कि एक जरांज देलाराम हाईवे, जहेदान जरांज देलाराम हाईवे जो है वो बेसिकली इस रीजन में बनाया जा रहा है। तो इसको ये भी याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। और अगला जो प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे पुले खुमरी का प्रोजेक्ट है। पुले खुमरी में लगभग 220 kV की ट्रांसमिशन लाइन सेटअप की जा रही है, पुले खुमरी टू
काबुल। तो पुले खुमरी टू काबुल याद रखिएगा, दैट इज द 220 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना। एंड न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो काबुल में है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, वो भी इंडिया ने ही बनाया है, सेटअप किया है वहां पे, और दैट इज आई थिंक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिलाराम जिरांज के बीच में हाईवे बनाया है, सलमा डैम हेरात में बनाया है। बाकी ये सब पुले खुमरी में आपको 220 वोल्ट की लाइन याद रखेगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप एज वेल। नाउ लेट्स कम टू द एडिटोरियल्स ऑफ द डे। एडिटोरियल में आते हैं, जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है कल्चरल जीनोसाइड। अब ये जो एडिटोरियल है कनाडा के ऊपर लिखा गया है। मैंने आपको बहुत पहले एक न्यूज़ भी बताई थी कि कनाडा में कुछ रेसिडेंशियल हाउसेस मिले हैं जहाँ पे कई बच्चों के मतलब कि जो रेमिनेंट्स हैं वो पाए गए हैं। मतलब कि ये दिखाता है कि काफ़ी बच्चे जो थे वहाँ पे उनकी डेथ हुई है, वहाँ पे कई बच्चों की हत्या की गई, इनफैक्ट हत्या हुई है, और कनाडा ने इसके लिए माफ़ी भी मांगी है। 2008 में पहली बार मांगी थी कनाडा ने माफ़ी, अभी जस्टिन जो ट्रूडो हैं उन्होंने भी माफ़ी मांगी है। सो द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ग्रेव्स इन कनाडा, ये मिली कहाँ थी केव्स, ये मिली कहाँ थी, ये जो रेमिनेंट्स थे कहाँ मिले थे, ये मिले थे कॉवेसिस फर्स्ट नेशन, जो ये एक जगह है, और ब्रिटिश कोलंबिया, ये भी कनाडा में है। ब्रिटिश कोलंबिया आपको पता होना चाहिए, ब्रिटिश कोलंबिया जो है वो कनाडा में ही लोकेटेड है, वहाँ पर ये मिला था, ठीक है ना। तो कौन सी जगह थी ये, ब्रिटिश कोलंबिया याद रखिएगा, कनाडा में ही है। वहाँ पे काफ़ी रेसिडेंशियल स्कूल सिस्टम चलता था पहले, कनाडा में रेसिडेंशियल स्कूल सिस्टम चलता था, और 1882 से 1896 के बीच में, 1882 से 1896 के बीच में ये रेसिडेंशियल स्कूल सिस्टम चलता था। ब्रिटिश कोलंबिया जगह है, और एक सास कशेवन नाम की जगह है, रेसिडेंशियल स्कूल सास कशेवन। तो ये जगह याद रखिएगा, यहाँ पर लगभग 1,50,000 children were sent to residential schools and they were funded by the federal government। उस समय की जो फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पर उन्होंने फंड करती थी, एंड दे वर रन बाय द कैथलिक चर्च, जो कैथलिक चर्च सिस्टम था उसके अंतर्गत वो रन होती थी। एंड मैनी स्टूडेंट्स वर फोर्सफुली टेकन अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, जो बहुत सारे जो मैक्सिमम जिसमें बच्चे थे, दे वर फोर्सफुली टेकन अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स। एंड 1883 में कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कनाडा के, सर जॉन ए मैकडोनल्ड, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। 1883 में कनाडा के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे सर जॉन ए मैकडोनल्ड, उन्होंने इस सिस्टम को मतलब काफी सपोर्ट किया था, और उन्होंने कहा था कि जो पेरेंट्स हैं दे आर सैवेजेस, उनको डेविल कहा गया था, सैवेज कहा गया था पेरेंट्स को, और देयरफॉर रेसिडेंशियल स्कूल सिस्टम विल हेल्प इन सिविलाइजिंग द चिल्ड्रन। तो एक तरीके से जो ये अब इस जॉन ए मैकडोनल्ड के आगे सर तो मैं नहीं लगाऊंगा, मैं बताऊंगा जॉन ए मैकडोनल्ड जो है वो व्यक्ति जैसा था, उसने कहा कि रेसिडेंशियल स्कूल सिस्टम सही है, और जो पेरेंट्स हैं वो सैवेज हैं, और बच्चों को अगर सिविलाइज करना है तो ये रेसिडेंशियल स्कूल सिस्टम बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि जो ये हुआ है इट्स अ कल्चरल जीनोसाइड, जो टर्म यूज किया गया है ऑथर द्वारा, ये यूज किया गया है, कल्चरल जीनोसाइड हैज बीन डन इन कनाडा। एंड जो ये डिस्कवरीज हैं यहाँ पे सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, वॉट इज नीडेड इज दैट देयर शुड बी अ गिल्ट देयर, मतलब एक गिल्ट का फैक्टर होना चाहिए, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, अनमार्क्ड ग्रेव्स और कितने हैं एग्जैक्ट नंबर्स का पता चलना चाहिए, एक ट्रू क्लोजर मिलना चाहिए, मतलब कि एक अच्छा क्लोजर मिलना चाहिए टू ऑल दीज थिंग्स। एंड सिर्फ सॉरी बोल देने से ये सब चीज़ें नहीं होगी, देयर शुड बी अ प्रॉपर रिकन्सिलिएशन कमीशन, ये आप इम्प्लीमेंट करें, रिकन्सिलिएशन कमीशन के सारे जो स्टेप्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, और जो इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आप असिस्ट करें कि वो जो अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं उनको पता करें, इन्वेस्टिगेशंस करें इनटू द रेसिडेंशियल स्कूल्स विद ग्रेव्स टू गेट इनटू द बॉटम ऑफ द मैटर्स, कि क्यों कैसे एक प्रॉपर वो जो जैसे डी क्लासिफिकेशन होता है ना वैसे डी क्लासिफिकेशन होना चाहिए इस इशू का भी। दिस इज द एडिटोरियल 1। सेकेंड एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो है अनपैकिंग द चाइनाज गेम प्लान। अब यहाँ पे हुआ क्या है, रिसेंटली जो चाइना है वो अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर रहा है, स्पेशली इन द तिब्बतन रीजन। ये आप नोट कर लो कि चाइना जो है अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी अपग्रेड कर रहा है, स्पेशली इन द तिब्बतन रीजन में जो एयर फील्ड्स हैं, उनकी एयर बेसेस हैं, उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना, ये सारी चीज़ें वो बढ़ा रहा है। एंड इसका एनालिसिस होना ज़रूरी है। क्यों एनालिसिस होना ज़रूरी है? क्योंकि चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डायरेक्ट रिलेशन है विद कि क्यों इंडिया के साथ जो बातचीत है उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, क्यों वो उसको डिले कर रहा है। देखो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिफेंस
का उसको स्ट्रांग कर रहा है, लेकिन बातचीत करके जो मैटर सुलझाने वाली चीज है वो नहीं कर रहा है, सुलझा नहीं रहा है मैटर मुद्दे को, है ना। तो ये क्यों हो रहा है। दूसरी चीज ये भी देखने की इंडिया का जो एयरफोर्स है, इंडिया की एयरफोर्स काफी स्ट्रांग है व्हेन कंपेयर टू चाइना, क्योंकि हम जो है वो एडवांटेज की पोजीशन पे है, चाइना जो है थोड़ा डिसएडवांटेज की पोजीशन पे है। तो यहाँ पर एक चीज ऐसी है कि हम जो है एयरफोर्स के मामले में काफी स्ट्रांग है, तो इसलिए भी इनका जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है या डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन है वो थोड़ा कंसर्निंग है फॉर इंडिया एज वेल। इसीलिए हमको ये एनालिसिस करने की ज़रूरत है। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि ये बेसिकली 3-4 रीजंस हैं कि क्यों हमको ये देखना चाहिए कि जो मतलब इंडियन एयरफोर्स का डिटरेंस है वो चाइना दूर करने की कोशिश कर रहा है। कैसे, देखो फर्स्ट रीजन देखो, आईएएफ की जो स्ट्राइक पोटेंशियल है, जो आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स का स्ट्राइक हिटिंग पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी एडवांटेज में है हम लोग, ठीक है ना। दूसरी चीज़, चाइना जो है थोड़ा डिसएडवांटेज कंडीशन, जैसा मैंने आपको बताया था। फिर चाइनीज जो एयरफील्ड्स इन तिब्बत वर वेरी फ्यू, चाइनीज की जो एयरफील्ड्स हैं तिब्बत रीजन में बहुत कम थी, एंड दे वर वाइडली स्पेस्ड आउट हैंड्स नॉट म्यूचुअली सपोर्टिव। तो एक तो बहुत कम नंबर की एयरफील्ड्स थी तिब्बत रीजन में, दूसरी उनका स्पेस बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो म्यूचुअली कोऑर्डिनेटिव या म्यूचुअली सपोर्टिव ही नहीं थे, ठीक है ना। मतलब कि जो एयर डिफेंस स्ट्रक्चर है चाइना का, स्पेशली इन द तिब्बत रीजन, वो काफ़ी ज़्यादा वीक था, एयर डिफेंस स्ट्रक्चर काफ़ी वीक था और उसमें काफ़ी स्पेसेस या कहना चाहिए काफ़ी वॉइड प्रेजेंट थे। थर्ड जो रीजन ऑथर ने दिया गया है, मोस्ट तिब्बतन एयरफील्ड्स आर एट एल्टीट्यूड्स अबव 10,000 फीट, तो 10,000 फीट से ज़्यादा की एल्टीट्यूड पे है मोस्ट ऑफ द जो तिब्बतन एयरफील्ड्स हैं, एंड दे आर सीवियरली रिस्ट्रिक्टिंग द पेलोड ऑफ PLAAF एयरक्राफ्ट। जो आपके पीपल्स लिबरेशन जो ये चाइनीज़ जो एयरफोर्स है उसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस एल्टीट्यूड। जो एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा है इस कारण से जो पेलोड कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए चाइना को क्या करना था, चाइना को एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना था ताकि जो ये डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस आ गया है इंडियन एयरफोर्स में और चाइनीज एयरफोर्स में, उस डिफरेंस को कम से कम किया जा सके। तो यहाँ पर वही चीज़ ऑथर ने बताई है कि ये चाइना जो है वही काम कर रहा है, चाइना अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना एयरफोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, इंप्रूव कर रहा है, ताकि जो इंडियन एयरफोर्स के साथ डिफरेंसेस हैं या वहाँ पे जहाँ कमजोरी हो रही है उसको कवर किया जा सके। ऑथर ने इंडिया के लिए क्या सजेस्ट किया है, ऑथर ने इंडिया के लिए यही सजेस्ट किया है कि हमको भी सेम तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन करना चाहिए। सिर्फ बातचीत करना या कंडीशन को हम बोलते हैं मॉनिटर कर रहे हैं, हम मॉनिटर कर रहे हैं, अगर आप मॉनिटर करते रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। डोंट जस्ट मॉनिटर, आप भी अपना अपग्रेडेशन करते रहो, अपना नॉलेज बढ़ाते रहो, कंट्रीज के साथ डील्स करते रहो, डिफेंस डील्स करो, अच्छे डिफेंस एक्सपेंडिचर करो, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाओ, इंप्रूव करो। ये सारी चीजें सजेशन के रूप में ऑथर ने यहाँ पे दी है। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सीकिंग अ पैराडाइम शिफ्ट इन द मेंटल हेल्थ केयर। तो यहाँ पे ऑथर ने मेंटल हेल्थ केयर के लिए बात की है कि देखो मेंटल हेल्थ केयर में हर समय दवाई काम नहीं करती है। एवरी सिचुएशन कैन नॉट बी मेडिकलाइज्ड इन मेंटल हेल्थ केयर। जब हम मेंटल हेल्थ केयर की बात करते हैं, कई बार नॉर्मल डिप्रेशन भी आता है, कई बार नॉर्मल ऐसा भी होता है कि जहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति को एक वेंट चाहिए जहाँ पे वो अपने आप को ओपन कर सके, एक चीज़ से कर सके। तो यहाँ पे जो ऑथर ने बोला है वो यही बात बोली है कि यहाँ पे कई बार मेडिकल से ज़्यादा कई बार डायलॉग की ज़रूरत पड़ती है। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन सजेस्टेड इन दिस आर्टिकल। ऑथर ने बोला है कई सारे ऐसे डायलॉग डिस्कशन ग्रुप हैं जो कि बनाए गए हैं, वहाँ कुछ इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूँ, जैसे कि टापू एक जो है ये न्यूजीलैंड में एक रिकवरी हाउस सेंटर, देयर इज अ रिकवरी हाउस सेंटर इन न्यूजीलैंड। आत्मीयता जो है गुजरात में है, आत्मीयता इन गुजरात इज ऑल्सो स्टेप्ड अप केयर प्रोग्राम, इसी तरीके का प्रोग्राम होता है। दूसरा मैं आपको देखा आफिया हाउस, यूएस में आफिया हाउस करके है विच इज़ ड्रिवन बाय द पीयर्स एंड ऑल, जहाँ पे लोग जाते हैं, इमोशनल मेंटल डिस्ट्रेस होता है जिनको, वो बैठकर बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ, ये सारी। तो आफिया हाउस, आत्मीयता गुजरात में देखा, टापू एक देखा। इसी तरह का तमिलनाडु में भी ऐसा ही सिस्टम है, बैनियन के नाम से, तमिलनाडु में बैनियन के नाम से है ये सारी चीज़ें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो डिस्कशन हाउसेज होते हैं, जहाँ पे आप डिस्कस करते हो, अपने आप को वेंट आउट करते हो, अपने आप के अंदर की चीज़ों को निकालते हो। तो कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंटल हेल्थ केयर में। वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बोली है कि हमको जो स्टिग्मा अटैच्ड है, क्योंकि देखो जो मेंटल हेल्थ सिस्टम है
उसमें 3 लॉसेस डोमिनेट करते हैं। पहला है डिग्निटी, लॉस ऑफ डिग्निटी, मेंटल हेल्थ केयर में लॉस ऑफ डिग्निटी हो जाती है। दूसरा लॉस ऑफ डिग्निटी, लॉस ऑफ एजेंसी एंड लॉस ऑफ पर्सनहुड। एक व्यक्ति अपने आप का जो पर्सनहुड होता है वो लूज कर देता है, मतलब उस he cannot differentiate between being him and being a non living animal, जो भी नॉन लिविंग थिंग एंटिटी। तो कुल मिलाकर के जब व्यक्ति होता है वो खुद के डिफरेंसेस को भूल जाता है, अपने आप की पर्सनहुड को भूल जाता है। और ऐसे में हमको कोशिश क्या करनी चाहिए कि हम उस व्यक्ति को सपोर्ट करें, हम उस व्यक्ति के अंदर का जो पर्सनहुड है, हम उस व्यक्ति के अंदर का जो ह्यूमैनिटी वाला एस्पेक्ट है उसको लूज ना होने दें, है ना। कुल मिलाकर के वही बात है, किसी भी व्यक्ति का अगर ह्यूमैनिटी का एस्पेक्ट या पर्सनहुड का एस्पेक्ट लूज हो जाएगा तो वी विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एनिमल्स एंड द ह्यूमंस। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस को क्यों हम बोलते हैं कि आप एडवांटेज में हैं? क्योंकि आपके अंदर एक पर्सनहुड की फीलिंग है, आपके अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है। आपको सिर्फ खाना नहीं चाहिए, आपको कुछ और सोशल रिलेशंस और ये सब आपके लिए मैटर करते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमको लूज नहीं होने देना। इसके लिए जो हमको चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, ये सारे सपोर्ट हमको देने पड़ेंगे। इमोशनल सपोर्ट, कल्चरल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट हमको देना पड़ेगा। पॉलिटिकल सपोर्ट क्यों देना पड़ेगा? कि बिल कैसे पास होंगे, ये जब राइट्स वाइट्स के बिल होते हैं तो पॉलिटिकल सपोर्ट से ही पास हो सकते हैं। सोशल सपोर्ट कैसे होगा? कि सोसाइटी में उस व्यक्ति को हम ऑस्ट्रेसाइज ना करें, उस व्यक्ति का हम कहना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना कि उस व्यक्ति को आपने बहिष्कृत कर दिया, बहिष्कार कर दिया, वो सारी चीज़ें ना हो। एंड ऐसे व्यक्तियों को आपको सपोर्ट करना चाहिए मेंटली, इमोशनली, एजुकेशनली और मतलब इकोनॉमिकली, हमको हर तरीके से सपोर्ट करने की जरूरत है। और इन्हीं में अंदर ये जो डिस्कशन ओपन डायलॉग फोरम्स हैं, ओपन डायलॉग हाउसेज हैं, ये काफ़ी काम आते हैं, जहाँ पे लोग कई बार उस सिचुएशन में नहीं होते हैं लेकिन एट द वर्ज ऑफ मेंटल लॉस में होते हैं। तो ऐसे लोगों को जब ऐसा वेंट हाउस या ऐसे बात करने की जगह मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए ओपन डायलॉग की जो प्रैक्टिस है काफ़ी थेरापेटिक प्रैक्टिस है और काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल भी रहती है। तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। टेली लॉ सर्विसेज एम्पावरिंग द वॉइसलेस। अब यहाँ पे ऑथर ने टेली लॉ सर्विसेज के बारे में बताया कि काफ़ी लोग जो जिनके पास वॉइस नहीं थी, जो बार बार सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे या बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते थे जाना एक जगह से दूसरी जगह पर, ट्रेवलिंग का जो कॉस्ट होता है, सारी चीज़ इन्वॉल्व रहती है, उनको टेली लॉ सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही हैं, स्पेशली यूजिंग दीज CSC, यानी कि जो ये कॉमन सर्विस सेंटर है। एक्चुअली में टेली लॉ सर्विसेज में यही होता है कि कॉमन सर्विस सेंटर में व्यक्ति जाता है और वहाँ से वो कनेक्ट करते, लिंक के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं टू द लॉयर्स एंड देन लॉयर्स टू द कोर्ट्स, है ना। इस तरीके से कनेक्शन है। तो टेली लॉ का मतलब होता है कि दूर से जो लॉ की जो एक्सेसिबिलिटी है। और ये टेली लॉ सर्विसेज जो प्रोग्राम है वो 633 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया में, 633 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कि ये ऑलरेडी फंक्शनिंग में है। आगे मूव करते हैं, इगनका के बारे में आते हैं। इगनका रिमेंबर्स द श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर का। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 1953 में ही वॉज द मतलब ही वेंट टू जम्मू एंड कश्मीर, उसको यूनिफाई करने के लिए 1953 में वो गए भी थे वहाँ पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना। और इगनका के बारे में बता दूँ कि IGNCA क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स बोलते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स बोलते हैं। इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था। तब इस्टेब्लिश हुआ था एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन के रूप में हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत है एंड इट इज एज एस्टेब्लिश एज अ सेंटर फॉर रिसर्च, एकेडमिक परस्यूट एंड डिसेमिनेशन इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट्स। और इगनका जो है इट हैज़ अ ट्रस्ट, दैट इज द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जो कि मीट करते हैं रेगुलरली, याद रखेगा। एंड ये सब चीज़ें आप याद रखेगा। एंड प्रोजेक्ट मौसम भी इसी के साथ रिलेटेड है। प्रोजेक्ट मौसम जो है कल्चर मिनिस्ट्री का ही प्रोजेक्ट है एंड कल्चर मिनिस्ट्री के साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड है प्रोजेक्ट मौसम में, ठीक है ना। प्रोजेक्ट मौसम याद रखेगा, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। प्रोजेक्ट मौसम के बारे में अगर आप कुछ डिटेल्स जानते हो तो मुझे जरूर बताइएगा। कॉन्सुलेट्स रिमेन ओपन इन कंदहार एंड मज़ार शरीफ। तो यहाँ पर कॉन्सुलेट्स का मैप आपको मैंने इसीलिए दिखाया क्योंकि अभी तालिबान का जो इन्फ्लुएंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान से आप सबको पता है कि अमेरिका भागने लगा है ना, बिना बताए ही अपने शिप्स मतलब प्लेन लेकर के भाग रहा है अब अमेरिका, और ऐसी कंडीशन में छोड़ के जा रहा है जहाँ पे कि बहुत मुश्किल है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सर्वाइव करना। अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सर्वाइव करना काफ़ी टफ हो चुका है। ऐसी कंडीशन में अमेरिका वहां से भागने की तैयारी में था और अब तो भागना भी शुरू भी कर दिया। अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो तो आपने देखा होगा वो भागना शुरू भी कर रहे हैं। सो ऐसे में जो एम्बेसीज हैं उनके ऊपर काफ़ी रिस्क आ गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे इंडिया ने बोला है कि अभी हमारी जो
जो कॉन्सुलेट्स हैं कंदहार और मज़ार शरीफ में वो ओपन रहेंगी। बाकी की मैंने बताई है आपको, जो एम्बेसीज जलालाबाद की बताई है, हेरात बताई है, ये सब क्लोज हुई थी ड्यूरिंग द कोविड-19 के टाइम पे ये क्लोज की गई थी, ठीक है ना। लेकिन अभी जो ये कॉन्सुलेट्स ओपन है, ये ओपन रहेंगे। दिस इज व्हाट हैज़ बीन सेड। आगे मूव करते हैं। देखो यहाँ पे अमिड राइजिंग तालिबान विंस कॉन्सुलेट शट डाउन। तो काफ़ी कंट्रीज जो हैं, ताजिकिस्तान और ये सब कंट्रीज हैं, इन्होंने तो अपनी कॉन्सुलेट्स को क्लोज भी कर दिया है। तो ये भी याद रखिएगा, दैट इज अगेन इन न्यूज़। इथियोपिया रिज्यूम्स द फिलिंग डिस्प्यूटेड डैम। अब एक प्रोजेक्ट है इथियोपिया, इजिप्ट और सूडान के बीच में, जो कि ट्रबल्स, टेंशंस क्रिएट करता है। याद रखिएगा, इथियोपिया एक डैम क्रिएट कर रहा है जिसको बोलते हैं द ग्रैंड इथियोपियन रिनासा डैम। ग्रैंड इथियोपियन रिनासा डैम इसको हम बोलते हैं। ग्रैंड इथियोपियन रिनासा डैम का जो कंस्ट्रक्शन है वो किसने स्टार्ट किया? इथियोपिया ने स्टार्ट किया है। लेकिन ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? ऑन द अपर ब्लू नाइल। तो नाइल रिवर में ही है, नाइल याद रखिएगा, या फिर आप इसको ब्लू नाइल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ब्लू नाइल रिवर बोलते हैं। अब याद रखना आपको ये चीज, दूसरी चीज जो याद रखनी है कि इजिप्ट और सूडान जो है, इजिप्ट और सूडान इस कारण से काफी ज्यादा नाखुश चल रहा है और काफी ज्यादा लड़ाई भी होती है। तो ये डिस्प्यूट याद रखिएगा किस किस कंट्री के बीच में है? इथियोपिया, इजिप्ट और सूडान के बीच में ये डिस्प्यूट है। द ग्रैंड इथियोपियन रिनासा डैम इसको बोलते हैं। इथियोपिया इसका कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अपर ब्लू नाइल रिवर आप याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसको याद रखना, ठीक है ना। एंड ये जो है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स ऑफ द वर्ल्ड है। और ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑब्जर्व से वादा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम है जिसको क्रिएट किया जा रहा है इन द नाइल रिवर, अपर ब्लू नाइल में, इसको याद रखिएगा। एंड ये लोग इससे कंसर्न क्यों हैं? क्योंकि ये सीरियस थ्रेट टू पॉल्यूशन है और इजिप्ट की जो पॉपुलेशन है उसकी जो वाटर डिमांड्स हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस कारण से काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट हैं। ऑयल सोअर्स टू मल्टी ईयर हाइज आफ्टर ओपेक प्लस टॉक्स कोलैप्स। तो ओपेक प्लस की जो बातचीत है वो कोलैप्स कर गई, जिस कारण से ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गए हैं। ओपेक प्लस की अगर हम बात करें तो देखो क्या है, ओपेक कंट्रीज आपको पता है 13 कंट्रीज हैं, 13 कंट्रीज ओपेक मेंबर हैं, जिसमें अभी रिसेंटली कतर हट गया है ओपेक से और इक्वाडोर हट गया है ना। ये याद रखिएगा, कतर इक्वाडोर अब हट गए हैं, है ना। तो अभी 13 कंट्रीज हैं जो कि ओपेक मेंबर्स हैं। अब 13 कंट्रीज के अलावा कुछ नॉन ओपेक मेंबर भी है, नॉन ओपेक कंट्रीज भी हैं जो कि इसके मेंबर हैं, ठीक है ना। और जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं वो जब मिल जाती हैं ओपेक कंट्रीज के साथ तो ये ओपेक प्लस बनती है। नॉन ओपेक कंट्रीज कौन कौन सी? जैसे कि अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सूडान। जब ये कंट्रीज मिल जाती हैं तो ये बन जाता है ओपेक प्लस। ओपेक कंट्रीज प्लस अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सूडान, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना। एंड ओपेक प्लस कंट्रीज जो है वो यही है, नॉन ओपेक कंट्रीज प्लस ओपेक कंट्रीज जब मिल जाती हैं तो बनती हैं। एक्चुअली इसके फाउंडेशन के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है जिसमें रशिया और सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व है। रशिया एंड सऊदी अरेबिया के कारण ये बना था। तो रशिया ये चाहता था कि अमेरिका का जो शेल प्रोडक्शन है, अमेरिका के शेल प्रोडक्शन की वैल्यू को घटाने के लिए, और सऊदी अरेबिया ये चाहता था कि एक कोलिशन जो है, पहले तो ये नॉन फॉर्मल कोलिशन था, उसको एक फॉर्मल रूप मिल जाएगा अगर ये सारी कंट्रीज आ जाएंगी तो। और रशिया ये चाहता था कि हाँ भाई अगर हम इंक्लूड हो जाते हैं और तो इससे जो अमेरिका का शेल प्रोडक्शन था उससे जो उनको फ़ायदा हो रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये बेसिक एम थे इसको ओपेक प्लस को बनाने के, ठीक है ना। और एक और नाम यहाँ पे दिखेगा आपको, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। अब होता है क्या, जैसे जो ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल डिटरमाइन होती है वो ब्रेंट क्रूड से डिटरमाइन होती है। जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस होता है ना उसके हिसाब से ऑयल का प्राइस फ्लक्चुएट होता है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है वो लाइट स्वीट क्रूड है ऑयल है, स्वीट क्रूड ऑयल याद रखेंगे, लाइट एंड स्वीट क्रूड ऑयल है ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। एंड इट इज़ वन ऑफ द मेन ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क, ये भी ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क है। एंड इसका जो सोर्स है प्राइमरली इनलैंड टेक्सास में है। एंड इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑयल्स इन द वर्ल्ड। अभी न्यूज़ में भी था रिसेंटली, इसका निगेटिव प्राइस चला गया था, -$40 पर बैरल चला गया था, इस कारण से ये न्यूज़ में भी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।